हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों का हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट फर्स्ट वीडियो को लेके आए थे और आज जो हम आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं वह स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट सेकंड वीडियो पढ़ाने वाले हैं। और हमारी जो ये क्लासेस है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारे क्लास 12 के जितने भी छात्र हैं वो आके चैनल पर हमारे वीडियो को देख सकते हैं और अपना ज्ञान जो अपना नॉलेज है उसको बूस्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहला तो ये है कि इससे पहले हमारे जो वीडियोस थे उस पर सबसे ज़्यादा अच्छे कमेंट करने वाले छात्रों का हम नाम ले लेते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता चले कि सर हमारा कमेंट पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहला जो कमेंट है वह तौफीक आलम का है, जिन्होंने कहा हेलो सर, थैंक्स फॉर दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विभोर यादव ने कमेंट क्या किया, सर आपका वीडियो अच्छा लगा पढ़ने में। और योगेश पांडे ने कहा बहुत अच्छी वीडियो है सर, लाइव क्लास चलाते हैं। तो ये तीन स्टूडेंट्स जो थे सबसे ज़्यादा अच्छे कमेंट करने वाले स्टूडेंट्स थे। तो इनका कमेंट हम टॉप कमेंट जिन भी स्टूडेंट्स के सबसे अच्छे कमेंट होंगे उनका कमेंट आपको क्लास में पहले से ला के देंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप सभी स्टूडेंट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट अपने स्पेशल कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में ला सके। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी स्टूडेंट्स का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आइए आज जो हम लोगों को पढ़ना है पार्ट सेकंड में वह पढ़ना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को हम बता देना चाहते हैं कि जो कोई भी वैज्ञानिक होंगे, वैज्ञानिक द्वारा कही गई बातें को उन्हीं के रूप में हमको नोट्स में लिखना है। ऐसे क्या है कि पता लगा उस वैज्ञानिक के नियम को हम अपनी तरीके से लिख दिए तो इससे हमारा बोर्ड में स्कोर मार्क करने का चांसेस कम हो जाता है। तो आप वैज्ञानिक के कथन को उन्हीं की भाषा में जरूर लिखना, उससे कोई खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है, उसको अपने रूप में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो वैज्ञानिक का कथन क्या है? सबसे पहले वैज्ञानिक जो बातें कहेंगे उसको इस तरीके से कथन के रूप में लिख देना है। ठीक है, कथन क्या होगा अभी बाद में हम आप सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कथन क्या होता है। तो क्या होता है कूलाम का नियम, आइए हम सभी जानते हैं। तो कूलाम का नियम होता है, सपोज ये एक बिंदु है जिस पर आवेश जो है वह मान लिया Q1 आवेश है और ये एक दूसरा बिंदु आवेश है जिस पर जो आवेश का मान है वह Q2 है। और ये बिंदु कैसे होने चाहिए? तो ये जो दोनों बिंदु हैं यह तो स्थिर बिंदु होने चाहिए। ये जो Q1 और Q2 जिन बिंदुओं पर आवेश है यह स्थिर बिंदु होने चाहिए। क्लियर? अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है मान लिया वह क्या है, कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह इस तरीके से r दूरी पर है। ये दोनों आवेश जो हैं वह बहुत कम दूरी पर हैं, मीन्स r दूरी पर हैं। तो r दूरी पर हैं तो इनके बीच जो बल लग रहा है वह बल मान लिया क्या लग रहा है, F बल लग रहा है। तो यहाँ से कूलाम का नियम क्या होगा? कूलाम का नियम ये होगा कि जो ये बल इस पर लग रहा है इस बल का मान Q1 और Q2 के गुणनफल, पॉइंट का मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल का मान। और इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल का मान। मीन्स कूलाम का नियम क्या होगा? कूलाम का नियम जो बल होगा वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा बीच की दूरी, r दूरी है तो बीच की दूरी और के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बट्टे में लिखा रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या होगा? कूलाम का नियम होगा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलाम का नियम। तो इस कथन को ले जाके इसको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है। क्या लिखोगे? कूलाम का नियम, कुल दो स्थिर बिंदु हैं, ये दो बिंदु स्थिर हैं तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो कूलाम का नियम होगा
इस तरीके से इसको रिलेशन फर्स्ट मान लिया और इसको रिलेशन सेकेंड मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों रिलेशन को मिला के लिखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, F इज़ प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, F इज़ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर, बटे में R स्क्वायर इस तरीके से होगा दोनों को मिला के लिखने पर। तो यहाँ से क्या होगा, इसको आगे करते हैं। तो यहाँ से जब इस प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K। इस तरीके से इस प्रोपोर्शनल का निशान यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K और है कितना Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो K का मान होता है, इस K का जो मान होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। इस K का जो मान होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और हो जाएगा कितना, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा कितना, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये आ गया कुराम के नियम का प्रूव्ड। तो चाहे यहीं पे ले जाके प्रूव इतना कर देना है, चाहे यहाँ पे ले जाके इतना प्रूव कर देना है, और चाहे बात को यहाँ पे लिख दो, तो तीनों बातें क्या हैं, सही है। तो आप सभी को कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड बना के दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से कूलाम के नियम का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप सभी को नोट्स हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाके, तो आप सभी नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे नोट्स को आप बना सकते हैं और इसी तरीके से आप स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे हम सभी स्टूडेंट्स। तो अब हम सभी बात करते हैं, इसके बाद कूलाम के नियम के बाद जो बात करते हैं वह हम लोग करेंगे एकांक आवेश के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको एकांक आवेश के बारे में नहीं समझ में आया तो हमको पूरा चैप्टर समझने में परेशानी हो सकती है। तो एकांक आवेश को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एकांक आवेश है यह पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली हेडिंग जो है हमारी वह क्या है, एकांक आवेश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज कहते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या होगा एकांक आवेश का डिफिनेशन, ये सारी डिफिनेशन जो होंगी फार्मूले पे बन जाएंगी अपने आप से। बस आप सभी स्टूडेंट्स को समझना है और डिफिनेशन अपने आप फार्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगी। तो आप सभी ध्यान से हमारी क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्लास नहीं भी अच्छी लगती है तो वीडियो को डिसलाइक भी आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि आपको लाइक करना है डिसलाइक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगता है तो आप बेशक डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, ठीक है। तो एकांक आवेश को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जानना चाहिए कूलाम के नियम का एक फार्मूला। अभी जो हम आप लोगों को बताए हैं वह क्या होता है, F बराबर 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁹ इस तरीके से, ठीक है। और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम के नियम से फार्मूला। और बल का जो मात्रक होता है वह इस तरीके से न्यूटन होता है, ठीक है। अब बात क्या करना है, यहाँ से यदि जो F का मान है, यहाँ से यदि F का मान हो जाए कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन। यहाँ जो F है यदि इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए, और ये जो Q1 है, ये जो Q1 और Q2 है, यदि Q1 बराबर हो जाए Q2 के, और Q1 और Q2 बराबर हो तो मान लेंगे उसको किसके बराबर, Q के। यदि Q1 बराबर Q2 के है तो वह Q के बराबर मान लिया गया, ठीक है। और यदि जो बीच की दूरी है R का जो मान है यह मान लिया जाए कितना मीटर, 1 मीटर, इस तरीके से, क्लियर। F का मान लेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन, Q1 की बराबर Q2 बराबर Q मान लिया, और R बराबर कितना मान लिया, 1 मीटर मान लिया। तो जो आवेश होगा उसका मान कितना होगा, यहाँ से जो आवेश होगा उसका मान कितना होगा, क्लियर। तो यहाँ F का मान कितना हो गया,
F का मान हो गया 9 गुणे 10 की घात 9, इसमें ले जाके पुटअप करते हैं तो F के स्थान पे कितना रख देंगे 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। F बराबर रखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9, फिर बराबर कितना लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर ऑफ 9, 9 गुणे 10 की घात 9, और इस तरीके से Q1 का जो मान है वह कितना है Q है, और Q2 का भी जो मान है वह कितना है Q है। तो इस तरीके से मान लिया Q, और बटे में R स्क्वायर है तो उसको बटे में लिखो चाहे नहीं, R का मान 1 मीटर है तो 1 को बटे में लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 9 गुणे 10 की घात 9 से 9 गुणे 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और Q मिलके कितना हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो Q का मान आएगा वह इधर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वह प्लस माइनस कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी आवेश को हम लोग क्या कहते हैं एकांक आवेश कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगा इसका, यहाँ से जो डिफिनेशन बनेगा वह बनेगा यदि समान परिमाण के, मीन्स Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है। डिफिनेशन कैसे बनेगा ये देखना है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, दो आवेश है ना Q1 Q2, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उसको क्या किया जाए 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से, F फॉर बल होता है ना, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उसको 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित किया जाए, तो जो आवेश होगा वह एकांक आवेश मीन्स यूनिट चार्ज कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ सकते हैं, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा इन्हें एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो जो आवेश होगा वह एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर, कैसे समझना है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उसको 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित किया जाए, तो जो आवेश होगा वह एकांक आवेश मीन्स यूनिट चार्ज कहलाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया हो तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करिए। इससे आप सभी का योगदान हमारे चैनल को ग्रो तक लेके जाएगा और हम आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छे से अच्छी सुविधा का प्रबंध कर सकेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि हर बच्चे तक पहुँचे। अब बात करते हैं एकांक आवेश को पढ़ने के बाद जो हम लोग बात करते हैं वह बात करते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे वह पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। मीन्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम के नियम, अब जो हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है कूलाम के नियम की सीमाएं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ये आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये जो आप सभी को पढ़ा रहे हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशली है, बिहार बोर्ड के लिए है, राजस्थान बोर्ड के लिए है और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो आप सभी 4 बोर्ड के लिए हमारी क्लासेस आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो आप हर बच्चे हमारे चैनल को देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आप सभी की क्लासेस मिलते रहेंगी। और जल्द ही हम क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए भी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब कूलाम के नियम की जो सीमाएं होती हैं वह क्या होती है, कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं जिसके लिए कूलाम का नियम जो होता है वह फॉलो करता है। तो कूलाम का नियम जो होगा वह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए होगा। कूलाम का जो नियम होगा वह केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए होगा। क्लियर है बात। उसके बाद दूसरी बात जो है वह क्या है, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु के लिए है, गतिशील आवेश के लिए नहीं है।
यदि कोई आवेश गतिशील है तो कूलाम का नियम फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। तीसरी बात क्या होगी, कूलाम का नियम जो होगा वह बहुत कम दूरी के लिए होगा। कूलाम का नियम जो होगा वह बहुत कम दूरी के लिए होगा। दूरी यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कूलाम का नियम पॉसिबल नहीं है। तो कूलाम का नियम जो है वह बहुत कम दूरी के लिए है, और वह कम दूरी कितना होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से कम की कोटि का होना चाहिए। यदि कूलाम का नियम फॉलो करवाना है तो 10⁻⁻15 मीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है, चौथी बात जो है, चौथी बात कोई नहीं है, बस कूलाम के नियम की इतनी ही सीमाएं थी। ठीक है, तो यदि दूरियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उनके बीच नाभिकीय बल कार्यरत हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कूलाम का नियम जो होगा वह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम गतिशील बिंदु आवेशों के लिए सत्य नहीं है। कूलाम का नियम जो है वह बहुत कम दूरी का होना चाहिए, बहुत अल्प दूरी के लिए फॉलो करेगा। यदि दूरी बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा है, तो कूलाम का नियम फॉलो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं, आपको बढ़िया सा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। आपको पूरा हेडिंग कॉपी टू कॉपी, हेडिंग टू हेडिंग मिलेगा आपके बुक से, तो उसमें आप सभी बहुत परेशान ना होइए। ऐसा कोई भी चीज़ आप सभी का छूटेगा नहीं जो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको पूरा 100% कोर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। क्या होता है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करने पर। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो क्या होता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा 11th का नॉलेज चाहिए होगा। 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा होगा, F=G(M)r², तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की गणना करेंगे। सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की गणना हम लोगों को करना है। स्थिर वैद्युत बल की गणना करना है इस तरीके से, और दूसरी तरफ जो हम लोगों को वह कंपेयर करना है, वह करना है गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है। ठीक है, ऐसे बगल में पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है एक फार्मूला F का, F=1/4πε0 Q1 Q2/r², इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह क्या होता है, उसका फार्मूला जो होता है वह होता है F=G(M)r²। इस तरीके से ये फार्मूला हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, स्थिर वैद्युत बल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्लियर, तो यहाँ से जो Q1 है ये हो जाएगा QE, मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है वैद्युत में और प्रोटॉन होता है। तो Q2 जो है वह QP हो जाएगा, मीन्स प्रोटॉन का आवेश, और E फॉर इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, Fg हो जाएगा, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो कैपिटल M है यह हो जाएगा Me, और जो स्मॉल m है यह हो जाएगा क्या, MP, मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्लियर, इन दोनों को हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं Fe जो है वह Fe होगा 1/4πε0 का मान अभी आप सभी को बताया था कितना होता है,
9 गुणे 10 की घात 9 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है, माइनस का। और क्यूपी का जो मान होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इसका भी होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया है। तो हमारा हम जो पिछली क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, पहले जाके वीडियो को देखो, इससे समझ में अच्छे से आ जाएगा पूरा एकदम, उसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। और बटे में कितना है, r² है, इस तरीके से, क्लियर। तो ये बन गया रिलेशन नंबर फर्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं Fg का मान, मीन्स निकालते हैं हम सभी Fg का मान। तो यहाँ से जो होगा Fg का मान क्या निकलेगा, कैपिटल G जो होता है इसका जो मान होता है वह होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31। और MP का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है। और बटे में r² है, तो बटे में r² को इसी तरीके से क्या कर देना है, लिखा रहने देना है। और ये हो गया रिलेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम सभी को क्या करना है, यहाँ से इतना करने के बाद हम सभी स्टूडेंट्स को करना है, समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को हम लोगों को क्या कर देना है, समीकरण 1 को हमको 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है, इस तरीके से। समीकरण 1 का समीकरण 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। कंपेयर करना है तो कंपेयर का मतलब भाग करना है, ठीक है। तो FE हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से FE, और FE को भाग करना है किससे, FG से, तो इस तरीके से हो जाएगा FG। अब FE का मान कितना है, यहाँ से देखोगे भाग करने पे r² से r² क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, जितना बचेगा इसको ले जाके हमको क्या कर देना है, लिख देना है। तो FE का जो मान है वह कितना है, बोल लिख देंगे यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, इस तरीके से। और ये तो कैंसिल हो गया r², बटे में FG है। FG का मान कितना है, अभी फाइंड किए हैं, तो 6.67 इंटू मल्टीपल ऑफ 10 की पावर ऑफ 11 मल्टीपल 9.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -31 एंड मल्टीपल ऑफ 1.67 मल्टीपल 10 की पावर ऑफ -27, इस तरीके से, ठीक है। अब इस क्या करना है, कैलकुलेशन है। तो अब हम सभी 12 में पहुंच गए हैं, तो मल्टीपल डिवाइड ये सब हम सभी स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या करना है हमको, FE बटे FG। आप सभी स्टूडेंट्स इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जब डिवाइड करोगे तो इसका जो मान आएगा वह आएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39, ठीक है। सॉल्व करने के बाद FE बटा FG करोगे तो जो मान आएगा वह आएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, FE का जो मान आया वह कितना आया, 2.27 गुणे 10 की घात 39, और बटे में FG कुछ नहीं है तो बटे में 1 है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, मीन्स जो FG है उसकी तुलना में FE का जो मान है वह 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना ज़्यादा होता है। मीन्स जो वैद्युत बल का मान है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई होगी, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा था फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वह पार्ट 3 आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो जितने भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हर एक बच्चा पहुँचे। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, और अपना कमेंट जरूर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट्स को हम सामने स्क्रीन पे लेके आएँ। जिस भी स्टूडेंट्स का कमेंट सबसे बेस्ट होगा उसका नाम लिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।